हिलेर बेलॉक ने एक बार कहा था, धन के उत्पादन का नियंत्रण मानव जीवन का ही नियंत्रण है। ये शब्द कहीं ना कहीं आज की हमारी चर्चा के लिए बिल्कुल सही बैठते हैं। बिल्कुल। और ये सीधे तौर पर मतलब आर्थिक नीतियों और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके बीच के गहरे संबंध की ओर इशारा करते हैं। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं ये उनके बिल्कुल केंद्र में है। हाँ, तो आज हम भारत की दो सबसे कह सकते हैं स्थायी और गंभीर आर्थिक चुनौतियों पर ध्यान दे रहे हैं, गरीबी और बेरोजगारी। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है जैसे द प्रिंट और वैसे ही दूसरे प्रकाशनों में जो विश्लेषण छपे हैं वो आज़ादी के बाद भारत की आर्थिक दिशा पर, सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र की जो बहस चली उस पर और कृषि शिक्षा जैसे जरूरी क्षेत्रों की स्थिति पर एक आलोचनात्मक नजरिया पेश करते हैं। हाँ, ये स्रोत दरअसल उन शुरुआती नीतिगत विकल्पों पर ही सवाल उठाते हैं और उनके नतीजों का विश्लेषण करते हैं जिनका असर आज भी महसूस होता है। ये कोई ऐसा ऊपर ऊपर का विश्लेषण नहीं है बल्कि काफी गहराई में जाता है। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों में जो तर्क दिए गए हैं उनकी परतें खोली जाएं, उनके पीछे का जो ऐतिहासिक संदर्भ है उसे समझा जाए और जो समाधान सुझाए गए हैं उनकी भी जरा बारीकी से जांच की जाए। ये चर्चा खासतौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए और उन सभी के लिए भी जो देश की आर्थिक सच्चाइयों को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं जरूरी हो सकती है। तो चलिए इस विश्लेषण को और गहराई से देखते हैं। देखिए, स्रोत की शुरुआत ही इस कड़वी सच्चाई से होती है कि गरीबी और बेरोजगारी ये भारत की सबसे बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं लगातार। ये सिर्फ एकेडमिक मुद्दे नहीं हैं बल्कि लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की असलियत हैं। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि 1947 में आज़ादी के वक्त जो उम्मीद जगी थी, जिसे एक नई सुबह जैसा माना गया था, वो उम्मीद आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह साकार नहीं हुई। दशकों बाद भी स्रोत के अनुसार वो आर्थिक सुबह कुछ धुंधली ही रही। मतलब जो शुरुआती जोश था वो जल्दी ही निराशा में बदलने लगा था। और इस निराशा का जो मानवीय पहलू है वो वाकई चिंताजनक है। जैसा स्रोत बताते हैं, आज़ादी के कई दशक बाद भी देश की आधी आबादी, आप सोचिए आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही थी और जो बाकी आधे थे उनमें से भी ज्यादातर बस मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। पोषण की स्थिति तो और भी गंभीर थी। पोषण की? अच्छा। हाँ, एक अध्ययन का हवाला दिया गया है स्रोत में जिसमें पाया गया कि जो बच्चे गंभीर प्रोटीन कैलोरी कुपोषण झेल रहे थे, मतलब गरीब बच्चे, उनमें से लगभग 62% का IQ 80 से नीचे था। 62%? हाँ, 62%। और इसकी तुलना में जो मध्यम वर्ग के बच्चे थे उनमें ऐसा सिर्फ एक मामले में देखा गया। ये आंकड़ा तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य का मामला नहीं है, ये तो देश के जो मानव संसाधन है उनकी क्षमता पर सीधा असर डालने वाली बात हो गई। और स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि पोषण की कमी कैसे सोच और क्षमता को सीमित कर सकती है। बिल्कुल। स्रोत एक और उदाहरण देता है। भारत में खेत में मान लीजिए 12 घंटे से ज्यादा मेहनत करने वाला एक वयस्क पुरुष, उसको औसतन 2000 कैलोरी से भी कम ऊर्जा मिलती है। 12 घंटे काम करके भी? हाँ, जबकि पश्चिमी देशों में देखें तो एक 8 साल के बच्चे के लिए ही करीब 2250 कैलोरी की जरूरत मानी जाती है। स्रोत साफ कहता है, लंबे समय तक भूखे रहने वाले लोग शारीरिक रूप से कम विकसित और मानसिक रूप से कम सतर्क होते हैं। यहीं बर्नार्ड शॉ की वो तीखी टिप्पणी याद आती है जिसका जिक्र स्रोत में है। हाँ, क्या थी वो? कि जो लोग गरीबी और बीमारी की सेवा करते हैं वे सभी अपराधों में सबसे बुरे दो में साथी हैं। मतलब ये हालत को बनाए रखने वाले भी उतने ही दोषी हैं। अगर नीति निर्माण के लिहाज से देखें, खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए, तो इन मानवीय लागतों को समझना बहुत जरूरी है। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं है, ये नीतियों के असर को दिखाते हैं, है ना? अब सवाल ये उठता है कि स्रोत के मुताबिक भारत इस स्थिति तक पहुंचा कैसे? क्या वजह रही? यहीं पर स्रोत स्वतंत्रता के बाद जो आर्थिक मॉडल चुना गया उस पर सवाल उठाना शुरू करता है। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप में कल्याणकारी राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र का जो उभार हुआ उसका भारत की सोच पर काफी असर पड़ा, ये तो जाहिर है। हाँ, वो दौर ही ऐसा था। बिल्कुल। तो भारत ने स्रोत के अनुसार वैचारिक कारणों से, मतलब एक आइडियोलॉजी के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प नुक्ता स्रोत उठाता है क्या? ये फैसला पूरी तरह से व्यावहारिक सोच पर आधारित था। स्रोत रेलवे का उदाहरण देता है। 1947 में भारत के पास दुनिया का एक बड़ा रेलवे नेटवर्क था जो ब्रिटिश चलाते थे, लेकिन स्रोत के मुताबिक भारतीयों के पास उसके वित्तीय और इंजीनियरिंग प्रबंधन का सीधा अनुभव वो थोड़ा कम था।
फिर भी इसे सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया। हाँ, और स्रोत इससे भी एक कदम आगे जाकर एक विवादास्पद सवाल पूछता है, क्या सार्वजनिक क्षेत्र अपनाने के पीछे कहीं ईर्ष्या का भाव भी था? ईर्ष्या, ये तो काफी मजबूत शब्द है। हाँ, बिल्कुल। कॉलिंस का एक उदाहरण दिया गया है। जब मैं जवान था तो सोचता था कि समाजवाद न्याय का व्रणित है। अब मुझे एहसास होता है कि ये केवल ईर्ष्या का अंकगणित है। स्रोत का तर्क यह है कि इस व्यवस्था ने कहीं न कहीं व्यक्तिगत पहल को दबाया, नौकरशाही को बढ़ाया और भ्रष्टाचार को पनपने का मौका दिया। पर क्या स्रोत इस ईर्ष्या वाले तर्क के लिए कोई ठोस सबूत देता है, या इसे बस एक संभावित व्याख्या के तौर पर पेश करता है? नहीं, देखिए, स्रोत इसे एक उद्योगपति के कथन और कॉलिंस के उदाहरण के जरिए पेश करता है। इसे एक व्याख्या या एक विचारणीय बिंदु के तौर पर रखता है, न कि कोई स्थापित तथ्य के रूप में। मुख्य जोर इस बात पर है कि स्रोत के अनुसार इस मॉडल के नकारात्मक परिणाम हुए, और उसका एक मुख्य तर्क ये भी है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था थी, उसे भारत में कभी ठीक से मौका ही नहीं मिला, उसे आजमाया ही नहीं गया। यानी स्रोत का मानना है कि एक संभावित रास्ता वो चुना ही नहीं गया। और इसी संदर्भ में स्रोत दो ऐसे क्षेत्रों की उपेक्षा की बात करता है जिन्हें शायद ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल, स्रोत साफ साफ कहता है कि कृषि, जिस पर उस समय 70% आबादी निर्भर थी, और शिक्षा, इन दोनों को प्राथमिकता ना देना एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी। स्रोत का तर्क है कि अगर कृषि को पहली और उद्योग को दूसरी प्राथमिकता मिलती तो शायद नतीजे कुछ और होते। और इस उपेक्षा के क्या परिणाम स्रोत गिनाता है, खासकर कृषि के क्षेत्र में? कृषि के मामले में स्रोत बताता है कि जो प्रति हेक्टेयर उपज थी, वो विश्व औसत की लगभग आधी रह गई। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि भारत प्राकृतिक रूप से कितना भाग्यशाली है। दुनिया के बड़े देशों में ये अकेला है जहां आधी जमीन खेती लायक है। हाँ, ये तो है। अगर सही इनपुट और नीतियां होती तो भारत न केवल खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होता, बल्कि एक बड़ा निर्यातक बन सकता था, और तिलहन जैसे जो कृषि आधारित उद्योग हैं वो पनप सकते थे। लेकिन हुआ क्या? इसके बजाय प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता में गिरावट देखी गई। और शिक्षा के बारे में स्रोत क्या कहता है? शिक्षा की स्थिति भी चिंताजनक बताई गई है। स्रोत के अनुसार इसे हमेशा कम प्राथमिकता मिली। शायद धीमी आर्थिक वृद्धि के कारण इसके लिए पर्याप्त संसाधन ही नहीं जुटाए जा सके। एक चौंकाने वाला तथ्य ये सामने रखा गया है कि 1947 की तुलना में निरक्षर लोगों की संख्या असल में बढ़ गई। बढ़ गई, घटने की बजाय? हाँ, बढ़ गई, और इसका असर परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों पर भी पड़ा, क्योंकि जाहिर है निरक्षर आबादी तक संदेश पहुंचाना ज्यादा मुश्किल होता है। स्रोत का निष्कर्ष है कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत की प्रगति अन्य विकासशील देशों की तुलना में नगण्य रही है। ये तो विकास अर्थशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों से जुड़ा मसला है। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि और मानव पूंजी जो शिक्षा से बनती है, ये किसी भी देश के विकास की नींव होते हैं। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि स्रोत कैसे इन क्षेत्रों की कथित उपेक्षा को भारत की धीमी प्रगति से जोड़ता है। अच्छा, तो इन समस्याओं और ऐतिहासिक चूकों का विश्लेषण करने के बाद स्रोत समाधान क्या सुझाता है? कुछ रास्ता भी बताता है? हाँ, स्रोत एक स्पष्ट और कह सकते हैं काफी हद तक रैडिकल बदलाव की वकालत करता है। वो क्या है? स्रोत कहता है कि अब दवाओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि सर्जरी की जरूरत है। मतलब छोटे मोटे सुधार काफी नहीं है। लक्ष्य ये होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आर्थिक विकास दर कम से कम 3% सालाना हो। और इसके लिए रास्ता क्या है? स्रोत के अनुसार लोकतांत्रिक पूंजीवाद के ढांचे के भीतर एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की ओर एक निर्णायक कदम बढ़ाना। स्रोत इसके पक्ष में कई तर्क देता है। पहला, उसका मानना है कि पूंजीवाद व्यक्ति के अधिकारों को बढ़ाकर और राज्य की शक्ति को सीमित करके स्वतंत्रता को संभव बनाता है और उसे बढ़ावा देता है। यहीं पर वो हिलेर बेलोक का शुरुआती उदाहरण फिर से प्रासंगिक हो जाता है। हाँ, धन के उत्पादन का नियंत्रण मानव जीवन का ही नियंत्रण है। बिल्कुल। स्रोत का मानना है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता खोखली है, वो टिक नहीं सकती। तो स्रोत आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानता है। लेकिन क्या स्रोत पूंजीवाद की अपनी जो समस्याएं हैं उनको नजरअंदाज कर देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्रोत ये स्वीकार करता है कि पूंजीवाद भी पूरी तरह से सही नहीं है, उसमें भी सुधार की गुंजाइश है। लेकिन उसका तर्क ये है कि भाई इससे बेहतर कोई विकल्प अभी तक सामने नहीं आया है। स्रोत एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है जो पूंजीवाद के फायदे तो दे
लेकिन उसकी कमियों से मुक्त तो? स्रोत का जवाब नहीं में लगता है। वो पूंजीवाद की उस ताकत में विश्वास रखता है जिसे वो स्वतंत्र महत्वाकांक्षी व्यक्ति की शक्ति कहता है। इसे वो सभ्यता की सबसे रचनात्मक शक्ति मानता है। स्रोत का रुख काफी दृढ़ लगता है इस मामले में। उसका कहना है कि मौजूदा आर्थिक प्रणाली, यानी जो आजादी के बाद अपनाया गया मॉडल था, उसे काफी लंबा मौका दिया जा चुका है और मुक्त उद्यम का कोई व्यवहारिक विकल्प पेश नहीं किया गया है। स्रोत के अनुसार भारत में समस्या ये है कि जैसे जैसे विकास धीमा होता है, निजी क्षेत्र पर और ज्यादा नियंत्रण लगाने का दबाव बढ़ता है। हाँ, ये एक ऐसी व्यवस्था की वकालत है जो राज्य के नियंत्रण के बजाय व्यक्ति की पहल और स्वतंत्रता पर आधारित हो। पूरी तरह से। और ये हमें स्रोत की अंतिम दृष्टि तक ले जाता है, जो सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। स्रोत कहता है कि हर बच्चे को 3 चीजें मिलनी चाहिए: स्वतंत्रता, रोटी और प्रबोधन, मतलब फ्रीडम, ब्रेड एंड एनलाइटनमेंट। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत स्वतंत्रता को रोटी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। रोटी से भी ज्यादा? जी। तर्क यह है कि इतिहास गवाह है, अत्याचारी शासक रोटी छीन सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता का जो विचार है वो फिर भी जीवित रह सकता है और संघर्ष को प्रेरित कर सकता है। रोटी तो फिर भी वापस पाई जा सकती है अगर स्वतंत्रता हो। और ये प्रबोधन या एनलाइटनमेंट, इससे स्रोत का क्या मतलब है? ये सिर्फ स्कूली शिक्षा से तो ज्यादा गहरी बात लगती है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार प्रबोधन का मतलब है आत्मसंयम सीखना। ऐसी पीढ़ी तैयार करना जो अपनी नाकामियों के लिए पिछली पीढ़ी को दोष ना दे, बल्कि जिम्मेदारी लेना सीखे। युवाओं को इस तरह से पालना कि उनके अंदर सही गलत की समझ और नैतिक मूल्य मजबूत हों। स्रोत इसे शरीर के सभी सुरक्षा वॉल्व बरकरार रखना कहता है। अच्छा। इसका अंतिम लक्ष्य हिंसा और मानव समाज के नैतिक पतन को रोकना है। स्रोत जॉन डेवी की एक इच्छा का हवाला देता है। सबसे अच्छा और बुद्धिमान माता पिता अपने बच्चे के लिए जो चाहता है, समुदाय को अपने सभी बच्चों के लिए वही चाहना चाहिए। ये तो एक बहुत ऊंचा आदर्श है, काफी ऊंचा। हाँ, और स्रोत का केंद्रीय तर्क ये है कि ये व्यवस्था है, सिस्टम है, जो व्यक्ति को सही रास्ते से भटकाती है या फिर बनाती है। इसलिए सही किस्म का प्रबोधन न सिर्फ व्यक्तियों को बेहतर बनाएगा, बल्कि समाज से हिंसा और पतन को भी खत्म कर सकता है। स्रोत का मानना है कि आज अमीर देशों में भी सच्ची खुशी दुर्लभ है, जो कहीं ना कहीं व्यवस्था की खामियों की ओर ही इशारा करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो जिन स्रोतों का हमने विश्लेषण किया, वे भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याओं, गरीबी, बेरोजगारी की जड़ें, स्वतंत्रता के बाद अपनाए गए आर्थिक मॉडल, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता, और कृषि व शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्रों की कथित उपेक्षा में देखते हैं। बिल्कुल सही। और समाधान के तौर पर वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पहल पर आधारित मुक्त बाजार और लोकतांत्रिक पूंजीवाद की ओर एक निर्णायक बदलाव का सुझाव देते हैं। स्रोत आर्थिक व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जिसे वो स्वतंत्रता, रोटी और प्रबोधन कहता है, यानी एक समग्र सामाजिक कल्याण, इनके बीच एक अटूट रिश्ता देखता है। ये विश्लेषण यूपीएससी की तैयारी करने वालों और भारत की अर्थव्यवस्था व समाज की गहरी समझ चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यकीनन विचारणीय बिंदु प्रस्तुत करता है। अगर श्रोताओं को ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर उनके कोई प्रश्न या विचार हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। हाँ, और इन स्रोतों से एक बात तो साफ तौर पर उभरती है कि व्यवस्था का व्यक्ति और समाज पर कितना गहरा असर होता है। बिल्कुल। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा अंतिम प्रश्न श्रोताओं के लिए है। श्रोता इस बात पर जोर देता है कि व्यवस्था ही व्यक्तियों को बनाती या बिगाड़ती है। ऐसे में स्रोत के नजरिए से अगर देखें तो सही प्रबोधन या एनलाइटनमेंट वास्तव में कैसा दिखना चाहिए, जो स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता दोनों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दे सके, जैसा कि स्रोत चाहता है। इस पर सोचिएगा जरूर।